फिजिकली जो उनके रिचुअल से उनमें इंटरफेरेंस, अल्कोहल जो बताया रिचुअल में, इंफेक्टिसाइड्स जो रोक रहे हैं, चला रहे हैं, उसके रिचुअल में इंटरफेरेंस है। नरबली की प्रथा पहले से बलि देना बच्चियों की, इस टाइप के इंटरफेरेंस के कारण वहां पे डिवॉर्स हो रहे हैं। इसके क्या क्या रीजन है, प्रीलिम्स में क्या पूछेगा, फिर से दो भाग बता देता हूं। यूपीएससी को रीजन पूछ सकता है, यूपीएससी रीजन तो ट्रैवल वर्ड पूछ सकता है, पीसीएस नहीं पूछेगा। पीसीएस क्या पूछेगा कि भील रिवॉर्ड किस ईयर में हुआ और उसके लीडर कौन। ठीक है, देखिए हम रीजंस के साथ साथ उसके बाद पढ़ेंगे रिवॉर्ड को, कहां रिवॉर्ड हुए हैं, उनके ईयर्स क्या है और क्यों रिवॉर्ड हुए। जनरल रीजन तो एक है, मोर और लेस एक ही है, कुछ स्पेशल रीजंस भी हैं वो जब रिवॉर्ड करेंगे तब उसके पढ़ते हैं। रीजंस ऑफ ट्राइबल रिवॉर्ड, रीजंस ट्राइबल रिवॉर्ड, ट्राइबल देखिए, द लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल्स, द लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल्स was basically dependent on shifting agriculture, hunting, fishing and forest products, hunting, fishing and forest products. With the influx of non-tribals, with the influx of non-tribals in the tribal land, in the tribal land, एग्जाम्पल क्या लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट एक्ट, परमानेंट ना लिखना, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट created an environment of suspicion, created an environment of suspicion in tribals mind. क्यों, अगला रीजन। अब लैंड सेटलमेंट एक्ट के तहत हो क्या रहा था, एक तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा थी, लैंड जो थी उसको मोनेटाइज कर दिया गया था, इट कैन बी सेल्ड एंड परचेज्ड। ट्राइबल्स में क्या है, एक और लिख लीजिए, और एक पॉइंट और लिखिए, इन ट्राइबल्स there was a system of joint ownership of land, joint ownership of land. ठीक है, अब इससे तीन चीज से क्या हुआ, एक तो ज्वाइंट ऑनरशिप है, मतलब प्रॉपर्टी या लैंड किसी के, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सामूहिक रूप से सबका अधिकार है। मैंने बताया था वहां पे इंडिविजुअलिज्म नहीं है, सबका कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। जब लैंड सेटलमेंट एक्ट आ रहे हैं तो हुआ क्या, अब जो उनके जो 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 सिस्टम चल रहा था उसमें इंटरफेरेंस हुआ, अब उनको रेवेन्यू देना है, अभी तो उन्होंने रेवेन्यू किसी को नहीं देना है ना। लैंड जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आई तो उन्होंने रेवेन्यू इंपोज किया, और रेवेन्यू भी कितना, बहुत ज्यादा, रेवेन्यू भी कितना, बहुत ज्यादा। लैंड मोनेटाइज हो गई तो इट कैन बी सेल्ड और परचेज्ड, अब जमीन को बेचा भी जा सकता है और खरीदा भी जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, रेवेन्यू ज्यादा है, लैंड खरीदी और बेची जा सकती है, तो होगा क्या, जितने भी महाजन वर्ग हैं, मनी लैंडर्स हैं, उनका इंडल्जेंस इस सिस्टम में होने लगेगा। मैंने कहा ना रेवेन्यू ज्यादा है, समझिए फिगर समझ लीजिए, रेवेन्यू ज्यादा है बिकॉज ऑफ लैंड सेटलमेंट। अब इस रेवेन्यू को पूरा कैसे करोगे आप, इस रेवेन्यू को कैसे पूरा कर सकते हो,
आप लोन लोगे मनी लेंडर्स के थ्रू, आपने लोन ले लिया मनी लेंडर से, महाजन जिसे हम कहते हैं। अब चूंकि लैंड जो है उसको हम खरीद और बेच सकते हैं, उससे क्या होगा, अब आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई व्यक्ति अगर अपने लोन चुकाने में अगर असफल रहता है, तो या तो उसकी लैंड इस मनी लेंडर की हो जाएगी, या जो अभी तक इंडिपेंडेंट जो पीजेंट्स थे या ट्राइबल थे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, बॉन्डेज लेबर में। जी आइए, बॉन्डेज लेबर में, बंधुआ मजदूरी में। समझ रहे बात को, नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, ऐसा करो जमीन या तो मुझे दे दो या मेरे यहां फ्री में नौकरी करो। और बंधुआ मतलब बंध जाओ मेरे यहां से, जब तक आप चुकाओगे नहीं तब तक आपकी पुश्तें मेरे यहां काम करती रहेंगी। और पता है वो चुक पाता नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसका। इससे हुआ क्या है, जो इंडिपेंडेंट ट्राइबल से किसमें कन्वर्ट होने लगे, बॉन्डेज लेबर। तो ऑब्वियसली बात है रिवॉल्ट करेंगे ना, क्योंकि अभी तक सिस्टम कैसा है, बहुत ओपन सिस्टम है, कॉमन प्रॉपर्टी है। जैसे फॉरेस्ट टैक्स आया, फॉरेस्ट टैक्स में क्या हुआ, अब फॉरेस्ट जो है किसकी प्रॉपर्टी बन गई, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गई। अब आपको फॉरेस्ट में कुछ भी लेना है तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए। अब अभी तक जब 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 कॉमन ऑनरशिप वाला कॉन्सेप्ट था, आप एक्ट ला के जब आपने उसको क्या एक प्रॉपर्टी के रूप में कन्वर्ट कर लिया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के रूप में कन्वर्ट कर लिया, तो होगा क्या, उनके लाइवलीहुड पे प्रभाव पड़ा। अभी तक फ्री थे कि वो कुछ भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट कुछ भी बनाते, धनुष बाण जो भी इन्हें बनाना हो, फॉरेस्ट उन्होंने इस्तेमाल किया, उसका प्रोडक्ट बना के बेचा या खुद इस्तेमाल किया। बट जब ये एक्ट आ रहा है तो फॉरेस्ट क्या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन गई, जिसकी वजह से ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। क्यों, क्योंकि इनके लाइवलीहुड पे क्वेश्चन मार्क उठ गया, आजीविका पे क्वेश्चन मार्क उठ गया। करें क्या, वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, वो रेवेन्यू देना पड़ रहा है ज्यादा, वहां पे फंसे। फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, फॉरेस्ट एक्ट आए, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, अब भैया आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लाइवलीहुड पे क्वेश्चन मार्क आया। ओवरऑल क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है, किसका, ट्राइबल्स का, ट्राइबल्स का। बात समझ आ रही है, इसको अपने शब्दों में से डायग्राम करके बनाते चलिए। बस देखो ओवरऑल एक ही है, एक्सप्लॉयटेशन। कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बस ये समझा रहा हूं। समझ में आया, नहीं समझ में पूछ सकते हो, नहीं आया बाद में आई। मान लो पहले क्या है, जो ट्राइबल लैंड है बेसिकली क्या है, ज्वाइंट, वहां पे प्रॉपर्टी राइट है। मैंने कहा ना वहां पे सब कॉमन है, किसी का अपना नहीं है। लैंड सेटलमेंट एक्ट आता है तो लैंड को गवर्नमेंट ने अपनी लैंड के रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब ट्राइबल्स को भी रेवेन्यू देना है, रेवेन्यू भी कितना देना है, ज्यादा रेवेन्यू देना है। रेवेन्यू कैसे चुका सकते थे वो, मजबूरी में थी उनकी, तो आपने पैसे लिए, किससे, मनी लेंडर से। लैंड सेटलमेंट के एक्ट के तहत ही तय किया गया था कि अब जमीनों को खरीदा और बेचा भी जा सकता है। अब मनी लैंडर्स क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, क्योंकि अब उन्हें भी जमीन का लालच आ रहा है, जमीन, हम ट्राइबल जमीन को अपना बना सकते हैं। इंटरेस्ट उन्होंने बढ़ा दिया, अब होगा क्या, क्या होगा इससे अब, अरे सीधे रिवॉल्ट ना पाओ, धीरे धीरे क्या हुआ, अब जमीन जो ट्राइबल लैंड है किसके पास जाने लगी, मनी लैंडर्स के पास जाने लगी। ठीक है, और चूंकि नहीं इंटरेस्ट दे पा रहे तो बॉन्डेज लेबर के रूप में कन्वर्ट होने लगे। इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इस वजह से रिवॉल्ट हो गए। बात समझ में आई, समझ में आ गई सबको, नहीं आई पूछ सकते हो फिर से, रीजन समझ जाओ, बाकी वो फैक्ट्स हैं, भील रिवॉल्ट क्या हुआ, खोंड रिवॉल्ट कहां हो रहा है, उराव कहां हो रहा है, वो सब फैक्ट्स हैं। मेन रीजन यही है। मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं कि मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट्स। जब भी आप मेंस देंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसी को बस पॉइंट में लिखना है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, इसी को बस पॉइंट में लिखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, उनके कल्चर में इंटरफेरेंस हो रहा है, अगला पॉइंट। ये क्या है, पहला लिखिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पहले पहली हेडिंग लिख बना लीजिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पहला हेडिंग। दूसरा कल्चरल इंटरफेरेंस, दूसरा कल्चरल इंटरफेरेंस।
कल्चरल इंटरफेरेंस में कैसा आ रहा है, उनका कल्चर क्या है, क्या है कल्चर भी उनका वही है, ज्वाइंट ऑनरशिप वाला कॉन्सेप्ट है, वहां पे इगैलिटेरियन सोसाइटी है, समानता है पूरी सोसाइटी में, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। हर ट्राइबल में क्या होता है, वो सब अपने आप को इक्वल मानते हैं। लिख लीजिए, सोसाइटी वॉज इगैलिटेरियन। कुछ कुछ जो स्पेसिफिक वर्ड है उसको लिखते जाइए, इगैलिटेरियन। The society of tribals were egalitarian. With the entry of foreign elements, with the entry of foreign elements in tribal areas, with the entry of foreign elements in the tribal areas, tribal society was now classified into race and class. Tribal society was now classified into race and class. नस्ल और क्लास, वर्ग के आधार पर। मनी लैंडर्स वर्ग है ना, जमींदार एक वर्ग होते हैं ना, तो वर्ग के रूप में और रेस के रूप में। ट्राइबल की अलग रेस होती है, जो कॉमन लोग थे उनकी अलग रेस थी। इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, और डिस्क्रिमिनेशन का रिजल्ट क्या आया, अब ट्राइबल जहां पर समानतावादी थे, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, अब ये ट्राइबल्स अपनी सोसाइटी में लोअर स्टेटा पे पहुंच गए, अपनी सोसाइटी में ये लोअर स्टेटा पे पहुंच गए। अगला पॉइंट, as a result of this, as a result of this, tribals were converted into the lowest citizens of their society. और उन्हीं के कल्चर में क्या होता है, जैसे आप इन्होंने बताया अल्कोहल, मदिरा पान करना उनकी सोसाइटी का एक अंग था। नॉर्मल आज भी ट्राइबल वो क्या बोलते हैं, ताड़ी वाड़ी पीते रहते हैं। इन लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर टैक्स इंपोज किया, एक्साइज टैक्स, कि आपको 4 आने, अब भैया ये तुम इस्तेमाल करोगे आपको 4 आने टैक्स देना है। आज भी तो लगता है ना, आप जो जो पीते हैं उनको टैक्स जो उनमें इंक्लूड रहता है वो टैक्स, इसीलिए महंगी जाती है वो। अब आपको टैक्स देना, अब आपके कल्चर में इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं? अभी तक वो फ्री है, जितना पियो पी के पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आपके कल्चर की जो बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट था, उसको यूज करने के लिए, उसको एक्सरसाइज करने के लिए, उसको आपको टैक्स देना पड़ रहा है। और उनमें जो इविल प्रैक्टिसेस थी, लाइक इन्फेंटिसाइड, बच्चों की जो बालिका हत्या होती है, बच्चों की हत्या, उनकी सोसाइटी की एक प्रैक्टिस, बलि देना, देवी को खुश करना तो बलि देंगे। बट 1795 और 1804 का जो एक्ट आया था, उसके तहत तय कर दिया गया कि अब फीमेल इन्फेंटिसाइड पर रोक लग गई है, और हर जगह, केवल एक के लिए नहीं, वो सब जगह रोक लग गई है। तो उनकी कल्चर में इंटरफेरेंस हो रहा है। इसी तरीके से उनकी सोसाइटी में एक और प्रथा होती है, जिसे आप लोग कहते हैं, अरे भूत वाली क्या, डाकन सिस्टम। डाकन, डाकन क्या होता है, डायन होता नहीं है कि डायल सिस्टम होता है कि उसी सोसाइटी में डाकन सिस्टम होते हैं। उसी सोसाइटी में मान लिया गया कोई एक महिला जो है वो बड़ी बुरी टाइप की है, बुरी आत्माओं वाला आ गया है, तो उसको झाड़ने के लिए उसको डायन का रूप दे दिया जाता है, और कहा जाता है भैया ये जो भी है, मतलब सोसाइटी में जो कुछ बुरा होता है उसका रीजन उस महिला को मान लिया जाता है। कुछ भी बुरा हो रहा है तो उस महिला को मान लिया गया, और इसीलिए डायन है, डायना आदमी नहीं बनता डायन के लिए, वो महिलाओं का विशेषाधिकार था डायन बनना। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि नहीं? आपने कुछ भी बुरा हो रहा है तो आपने एक रीजन, एक महिला को बना दिया और डायन उसको घोषित किया और उसकी बलि चढ़ा दी। इविल प्रैक्टिसेस है कि नहीं? इन लोगों ने, ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग रिफॉर्म कर रहे हैं ट्राइबल सोसाइटी में। बट ट्राइबल को क्या लग रहा है कि जो उनके इंडिविजुअल कल्चर है उसको ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से एक रिवॉल्ट का माहौल क्रिएट हुआ। अभी अब जब धीरे आगे बढ़ोगे ना तो इस टाइप के चेंजेस हो रहे हैं।
जब मुंडा विद्रोह हो रहा है तो ये सब चीजें आएंगी, मिलेंगी वहां पे बिरसा मुंडा वाले। तो वो रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको क्या लगा रिफॉर्म्स, बिरसा मुंडा खुद बहुत एजुकेटेड थे, लेकिन इनको वही लगता था कि आपके पास ये राइट नहीं रिफॉर्म करने का, ये मैं हमारी सोसाइटी खुद रिफॉर्म करेगी। और इसीलिए उन्होंने अपने आप को मसीहा मसीहा घोषित कर दिया कि भैया मैं खुद ही अपने सोसाइटी का भगवान हूं, तो मेरे पास ये राइट है, मैं रिफॉर्म करूंगा, आप लोग जाके ना बताइए। तो इन लोगों ने क्या किया, सेंस ऑफ रिबेल या कहिए रिवॉल्ट क्रिएट किया इन सब चीजों ने, जिसकी वजह से ट्राइबल्स ने रिवॉल्ट करने शुरू कर दिए। लिख लिए 2 पॉइंट, इकोनॉमिक कल्चरल, लेकिन लिखते रहिए। और लास्ट इसी कल्चर में जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं, रिलीजियस कन्वर्जन बाय हूम, बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। तीसरा पॉइंट इसी में लिख लीजिएगा, जो रिलीजियस कन्वर्जन प्रमोट किए जा रहे थे क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू। द रिलीजियस कन्वर्जन विच वॉज प्रमोटेड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। उन लोगों ने क्या किया, 1833 के एक्ट के बाद उनको एंट्री मिल गई थी। इन लोगों ने क्या किया, समाज का जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन होता है उसी को अपना टारगेट एरिया बनाया। आज भी वो अगर कहीं कन्वर्जन होता है तो वहीं पे होता है। इसीलिए ट्राइबल एरियाज को आज भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि कोई भी टूरिस्ट उस ट्राइबल एरिया में नहीं पहुंचेगा। इनर परमिट लाइन कहा जाता है उसको, वो नहीं जाएगा। रीजंस यही है क्योंकि सोसाइटी का सबसे वल्नरेबल सेक्शन यही है, इनको आसानी से आप चेंज करवा सकते हैं। रैशनैलिटी नहीं है, आप बताओगे आपने ये कमियां वो कमियां, धन का लालच, आप पैसे दे के उनका रिलीजियस कन्वर्जन कराते हो। तो लेकिन मैसेज क्या मिला कि आप हमारी सोसाइटी को, हमारे रिलीजन को चेंज करना चाह रहे हैं। और ईसाई मिशनरीज ने केवल ट्राइबल एंड में नहीं काम किया। जब भी हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ेंगे, उनका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पर पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पड़ रहा है, ट्राइबल एरिया में। सोसाइटी ने क्या किया, 2 तरीके से देखिए। जब 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 क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटीज में आ रही है तो वहां पे जो चेंजेस हुए वो पॉजिटिव चेंजेस हुए, लाइक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। जब ईसाई, जब क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी में काम करती हैं तो वहां पे रिफॉर्म होने शुरू हुए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बताया कि आपके समाज में ये कमियां हैं, आपका समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सोसाइटी जो रिफॉर्मर्स हैं उनको क्या लगा, उन्होंने सोशल रिफॉर्म करना शुरू किया। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो भी है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ट्राइबल एरियाज में क्या हुआ, रिफॉर्म से ज्यादा इन लोगों ने रिवॉल्ट किया। और रिवॉल्ट कैसा, वायलेंट रिवॉल्ट। रिएक्शन दोनों जगह हो रही है, सोसाइटी में भी हो रहा है, जो जिसे हम कॉमन सोसाइटी कहते हैं, और ट्राइबल एरियाज में भी हो रहा है। बट रिएक्शन अलग अलग तरीके से। यहां पर रिफॉर्म्स हो रहे हैं और यहां पर रिवॉल्ट हो रहे हैं। रिएक्शन दोनों है, ठीक है। इन लोगों ने इसको पॉजिटिवली लिया कि अगर ऐसा है भी तो हम अपने सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। और ये कहता है, इनको लगता है रीइंस्टॉल करेंगे, मतलब हमारी जो प्रथाएं हैं हमको पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आप हमें ना बताइए कुछ भी, कि उनको लगता था कि हमारी जो प्रथाएं सब सही है, हमारे ईश्वर ने हमें सब के लिए भेजा, हमारे सिस्टम का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिमेंट है। बात समझा गई? ये कुछ रीजन थे जिसके ये रिवॉल्ट हुए, इकोनॉमिक रीजंस, कल्चरल रीजंस एंड रिलीजियस रीजंस। अब लिख लीजिए रिवॉल्ट हुए कहां कहां, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं सीधे सीधे। ये इतना पॉइंट जो है ना, ये आंसर राइटिंग का पॉइंट है, ठीक है। व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द ट्राइबल रिवॉल्ट, इतना जो मैंने बताया, ये सब मेन के आंसर राइटिंग का पॉइंट है। अब जो फैक्चुअल पॉइंट बताऊं कि आंसर राइटिंग के तरीके क्या है। जब आंसर राइटिंग लिखे तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का बच नहीं सकते हैं। आपका जो भी कंटेंट होगा वो बेस्ड होना चाहिए फैक्ट्स पे। बिना फैक्ट्स के आप कुछ, और स्पेशली हिस्ट्री में और पॉलिटी में, इन 2 सब्जेक्ट में आप बिना फैक्ट्स के कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पे आपको पता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर दिस। यहां पर हिस्ट्री में आप आ रही है, यहां फैक्ट्स की बात है। ज्योग्राफी में आपको साइंटिस्ट का नाम, उसका नाम लिखना जरूरी नहीं है।
एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, आप लिख दीजिए यहां। लेकिन आपको लिखना जरूरी है कि भील मूवमेंट इस ईयर हुआ था, मुंडा इस ईयर में हुआ था, ये इस ईयर में हुआ। इस टाइप के कुछ फैक्ट्स जरूरी है लिखना। अब कौन कौन से रिवॉल्ट हुए थे लिख लीजिए, सम इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स। सेवनटीन 1795 रेगुलेशन एक्ट 1795। चलिए सम इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवॉल्ट। पहला लिखिए भील रिवॉल्ट। भील, भील रिवॉल्ट। पहला भील रिवॉल्ट कहां हुआ लिखिए, महाराष्ट्र। दो रीजन में भील रिवॉल्ट हुए हैं। पहला महाराष्ट्र, ईयर 1825। ईयर 1825। लीडर कौन था लिखिए, सेवाराम। सेवाराम या सेवाराम वैसे लिखा नहीं है। दूसरा रिवॉल्ट जो हुआ है भील में ही, ये हुआ महाराष्ट्र में, दूसरा राजस्थान में। बात समझ रहे हैं ना। भील ट्राइब ने रिवॉल्ट किया, और भील ट्राइब इन दो स्थानों पे थी बेसिकली। महाराष्ट्र में जो भील रिवॉल्ट हुआ है उसको लीड किया था सेवाराम ने, और जो राजस्थान में भील रिवॉल्ट हुआ उसके बारे में लिख लीजिए। पहला वाला 1825। दूसरा लिखिए भी याद है उसका, वो लंबा रिवॉल्ट चला है, एक कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है उसकी। दिस रिवॉल्ट वॉज लेड बाय, लिखिए उसके बारे में। दिस रिवॉल्ट वॉज लेड बाय गोविंद गुरु। गोविंद गुरु। This revolt was basically a social religious reform. This revolt was basically in the background of social religious reform. In the background of social religious reform. इसका मतलब क्या हुआ, जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म उस सोसाइटी में चल रहे थे, जो इविल प्रैक्टिसेस लाइक सती सिस्टम, लाइक डाकन सिस्टम, जो मैंने डायन बताया, ये उनके सोसाइटी में प्रैक्टिस में थे, प्रैक्टिस उसकी होती थी। इसको लेकर रिफॉर्म किसने स्टार्ट किए थे, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किए थे। बट वही कि आप नहीं करेंगे, हमारा अधिकार है, हम रिफॉर्म करेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है लिखिए, इन 1883, in 1883 गोविंद गुरु established संप सभा। संप सभा, संप सभा, संप सभा का बेसिकली समतावादी समाज के लिए संप सभा, यूनिफिकेशन इन द भील सोसाइटी। मतलब इसमें यह था कि सोसाइटी को समानतावादी बनाना है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। क्योंकि सती सिस्टम की वजह से क्या हुआ, महिलाओं की जो स्टेटस था वो नीचे हो गया। दाखन सिस्टम की वजह से क्या हुआ, महिलाओं का सिस्टम सोसाइटी में नीचे हो गया। तो सब सबब स्टैब्लिश करने का मेन रीजन यही था कि समाज में समानता को स्टैब्लिश करना। 1883 संप सभा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन अब पूछने वाला है, और इसी एक दो साल में पूछेगा, देखिए इन द ईयर 1913, इन द ईयर 1913, 1913, in an annual summit at Mangad, summit of Sant Sabha at Mangad, a massacre took place. A massacre took place.
विच वॉज नोन एज जलियावाला ऑफ राजस्थान। जलियावाला ऑफ राजस्थान मतलब ये हुआ कि 1913 में संत सभा ने एनुअल समिट बुलाई मानगढ़ में। मानगढ़ एक जगह का नाम है। गवर्नमेंट ने उस समय बैन कर दिया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। रिवॉल्ट होने शुरू हो गए थे छोटे छोटे, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो इस जो एनुअल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, ये भी उस समय इस पर भी नाकाबंदी थी, आप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के ऑर्डर को वायलेट करते हुए मानगढ़ में समिट बुलाई गई, जिसकी वजह से जो वहां का जो भी कमांडर होगा, जिस वो भी होगा, उसने यहां पर ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी थी मानगढ़ में, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए। इसीलिए इसको जलियांवाला ऑफ राजस्थान बोलता है। न्यूज में इसलिए है कि अभी राजस्थान इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसको एक अ प्लेस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट घोषित करने के लिए लगातार डिमांड हो रहा है। अ प्लेस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट घोषित करने की लगातार डिमांड हो रहा है। अभी मोदी जी कुछ दिन पहले गए थे, तो सबको उम्मीद थी इसको घोषित कर देंगे राष्ट्रीय स्मारक, लेकिन वो मोदी जी नहीं किए फिलहाल। जलियांवाला अलग है, मैंने कहा ये जलियांवाला ऑफ राजस्थान है, जलियांवाला कांड ऑफ राजस्थान। बात समझ में आई? अब मान क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, जो भी प्लेस न्यूज में होगा वो क्वेश्चन पूछता है, या तो क्लिप में आपके जीएस में पूछ लेगा, मतलब जब तो जीएस का ऑप्शन खत्म ही हो गया, जीएसई में पूछेगा, तैयार रहिएगा। मानगढ़, ठीक। अगला पॉइंट आ जाइए। बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था इनको, गोविंद गुरु को कुछ दिन बाद गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने छोड़ दिया गया। रिवॉल्ट सप्रेस हो गया था, रिवॉल्ट नहीं हुए, बस एक्टिवली एक सोशल रिफॉर्मर की तरह इन्होंने काम किया था। बाद ही में तो दिया गया ना, रीजन यही है कि ज्यादा ग्लोरीफाइड, नहीं बात सही कह रही है, ज्यादा ग्लोरीफाइड जलियांवाला बाग ही होता है। इसीलिए हम जब कंपैरिजन किए तो हमने सिर्फ इससे कम जलियांवाला बाग को, जो 1919 में हुआ था, हमने 1913 से उसको कंपेयर किया, लेकिन वो ज्यादा लोग जानते हैं। अब ये थोड़ा बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स अब ये आ रहा है मानगढ़, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट था, अभी तक हिस्ट्री की बुक्स में बहुत कम आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत कम पढ़ा होगा। अरे वो अभी हम ये सारे इवेंट इंडिया के ही है ना, हम इससे देखते हैं। ये बुक्स में बहुत कम है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर, एक दो साल के अंदर मानगढ़ पूछेगा पक्का। अगला 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 अगला, ठीक है, ठीक है, आगे आ जाइए। अगला, संथाल रिवॉल्ट। संथाल, संथाल 1855 56, 1855, ये आपके जो 1857 का रिवॉल्ट था उससे जस्ट पहले ये रिवॉल्ट हुआ है। और अगर इसके जस्ट बाद जो रिवॉल्ट हुआ है वो इंडिगो मूवमेंट ऑफ पीजेंट मूवमेंट था, ये भी दो याद रखिएगा। अभी हम जब पीजेंट मूवमेंट पे जाएंगे, किसान आंदोलन पे, अभी हम ट्राइबल्स पे चल रहे हैं, तो उससे जस्ट पहले संथाल हुआ है, और 58 जैसे ही खत्म होता है 59 में इंडिगो मूवमेंट होता है। तो ये दो चीज ध्यान में रखिएगा। फिलहाल संथाल मूवमेंट, दिस रिवॉल्ट टुक प्लेस एट राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स ऑफ भागलपुर। राजमहल का नाम तो सुना ही होगा, राजमहल हिल्स ऑफ भागलपुर। भागलपुर कहां है, फेमस क्यों है, भागलपुर किस लिए फेमस है? हाँ, भागलपुर, लड़कियों से पूछ रहा हूं मैं, भागलपुर की सिल्क जो है भागलपुर की फेमस है, साड़ियां जो है भागलपुर की, भागलपुरी सिल्क जिसे हम कहते हैं। चलिए,
चावल तो हर जगह है। बिहार बिहार और चावल, बंगाल और चावल, केरला और चावल, बेसिकली चावल बिहार और बंगाल वाले भात उनको चाहिए थी। चलो, हिल्स ऑफ भागलपुर, अगला पॉइंट लिख लो। हु वाज द लीडर? लीडर के बारे में लिख लीजिए, कौन कौन है? सीधू है, और लिखिए, दिस रिवॉल्ट वॉज लेड बाय सीधू एंड कान्हू। कान्हू, सीधू एंड कान्हू। दिस वॉज अ वॉयलेंट रिवॉल्ट, सीधू एंड कान्हू। दिस वॉज अ वॉयलेंट रिवॉल्ट which took place at the eve of revolt of 1857। जस्ट पहले का ये रिवॉल्ट है, which took place at the eve of 1857। This revolt was, however, suppressed by the Britishers. Was, however, suppressed by the Britishers। अगला जो इंपॉर्टेंट क्या है? मुंडा रिवॉल्ट। मुंडा, मुंडा रिवॉल्ट। ईयर लिख लो 1895 टू 99। to 1899। This revolt was also known as उल्गुहान। 99 में बिरसा मुंडा की डेथ हो गई थी, इसलिए रिवॉल्ट 99 तक चला। दिस रिवॉल्ट वॉज ऑल्सो नोन एज उल्गुहान। उल्गुहान, उल्गुहान का मतलब होता है ग्रेट रिवॉल्ट, उनकी शताब्दी भाषा। उल्गुहान, HAN है भाई, ये एल मत समझ लो। उल्गुहान, अगर हिंदी में उल्गुहान का मतलब समझा है गदर टाइप का, जैसे गदर आंदोलन हुआ है ना, तो वो या ग्रेट रिवॉल्ट, उल्गुहान, जो उनकी आदिवासी भाषा में कहते हैं, उल्गुहान। दिस रिवॉल्ट वॉज लेड बाय बिरसा मुंडा। दिस रिवॉल्ट वॉज लेड बाय बिरसा मुंडा। The main reason of this revolt was, the main reason of this revolt was that the British government banned khutkuti system। British government banned khutkuti, खुटकुट्टी सिस्टम। कुट्टी है भाई, खुटकुट्टी सिस्टम, ब्लैक है। खुटकुट्टी, खुटकुट्टी सिस्टम, ये क्या है? जो फार्मिंग है, जिसे कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं, उसी को खुटकुट्टी सिस्टम कहते हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस खुटकुट्टी सिस्टम को बैन कर दिया, इसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट हुआ था। ये खुटकुट्टी नाम याद रखिएगा, पूछा गया है, खुटकुट्टी। अगला पॉइंट, दिस रिवॉल्ट कैरीज द एलिमेंट ऑफ, कैरीज द एलिमेंट ऑफ रिलीजन। इसमें धार्मिक तत्व भी इसमें शामिल थे। इस तरह से बोल रहा हूं क्योंकि मुंडा, जितने मुंडा रिवॉल्ट होते हैं, उन्होंने क्रिश्चियन चर्चेस को भी अपना टारगेट बनाया था, इसीलिए एलिमेंट, रिलीजन का एलिमेंट भी था। और बिरसा मुंडा खुद अपने आप को मसीहा घोषित करता है। अरे मसीहा वही भगवान है।
वो बीमारी नहीं ठीक करते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे तुम गोली चलाओगे पानी हो जाती है वो बीमारी ठीक करना अलग बात है। तो मुंडाओं को ये लगता था कि वो डरे नहीं, वो बेसिकली मोटिवेट करने के लिए था कि मृत्यु का डर निकालने के लिए कि हमारे साथ एक मसीहा है कि अगर ब्रिटिश बुलेट भी हमारी तरफ आएगी वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को भगवान ने कहा कि मसीहा कहते हैं, रिलीजियस एलिमेंट में था। और ही हिमसेल्फ प्रोक्लेम, मुंडा प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज मसीहा। मुंडा प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज मसीहा। एज मसीहा। अगला, कोल रिवॉल्ट। रिलीजियस एलिमेंट का मतलब ये है कि धर्म को इस आंदोलन का एक बहुत प्रमुख अंग बना लिया गया। अभी तक जितने भी रिवॉल्ट हो रहे थे बेसिकली वो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हो रहे थे। एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ ये भी था, लेकिन धर्म का उपयोग कहीं नहीं किया गया था। इसमें धर्म का प्रयोग किया गया क्योंकि टारगेट जो बनाया गया था वो चर्चेस को भी टारगेट बनाया गया, मतलब एक क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको भी टारगेट बनाया गया। अगला, कोल रिवॉल्ट। कोल रिवॉल्ट। कोल रिवॉल्ट। इसके टाइम पीरियड लिख लीजिए, दो स्टेजेस में हुए हैं। पहला स्टेज लिखिए 1829। 1829 कोल रिवॉल्ट। दिस रिवॉल्ट टुक प्लेस इन टू स्टेजेस। पहले स्टेज में 1829 टू 1839 और 1844 टू 1848। 1829 टू 1839 और 1844 टू 1848 कहा हुआ था? छोटा नागपुर रीजन में। हाँ, छोटा नागपुर रीजन। हाँ, लीडर कौन है? लिखो, बुद्धो भगत। जी, बुद्धो भगत। हाँ, बुद्धो भगत। अगला, खासी रिवॉल्ट। खासी रिवॉल्ट। खासी कहां पे है? मेघालय। खासी रिवॉल्ट। ईयर लिखिए 1828। 1828 टू 1833। The leader of this revolt was the leader of this revolt was Tirath Singh. Tirath. Tirath। क्यों रिवॉल्ट हुआ था? रिवॉल्ट क्यों हुआ है? रोड एक बन रही थी असम को मेघालय से कनेक्ट करने के लिए। बेसिकली बर्मा को कंट्रोल करने के लिए एक रोड बनाई जा रही थी टू कनेक्ट असम के सिलचर को मेघालय से। जो रोड थी वो जो गारो खासी जयंती वाली पहाड़ियां हैं उसके बीच से जा रही थी, उसको लेकर खासी लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ तीरथ सिंह। तीरथ सिंह, बात समझ आ गई? क्योंकि उनके रीजन से वो रोड क्रॉस कर रही थी तो उनको क्या लगा कि आज नहीं तो कल ये हमारे जो रीजन है हमारा लैंड को भी लोग कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में ले आएंगे। इसीलिए इन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया तीरथ सिंह के लीडरशिप में। अगला, असम से मेघालय। बर्मा को कंट्रोल कब किया गया था? बर्मा को। हाँ,
फ्री कब किया गया बर्मा को? हाँ हाँ हाँ। किस समय क्रांति चल रही है? डलहौजी के टाइम पीरियड में ये इस पे कंट्रोल किया गया था। और फ्री कब किया गया? 1937 में बर्मा को रिलीज कर दिया गया था। इंडिपेंडेंस की क्या हुआ? 1937 में। ये फैक्ट्स हैं भाई, आसान आसान फैक्ट्स है, ये कठिन वाली नहीं है। ठीक है, बस कोशिश ये करो कि जब भी पढ़ो तो इसको ऐसे पढ़ो, बर्मा का नाम आ जाए तो आसपास इसके डाइसेक्शन कर लो। बर्मा हुआ, किसके टाइम इसको कंट्रोल किया गया, किसके टाइम रिलीज किया गया, इस टाइप की चीजें ऐसे ही याद होंगी, अदरवाइज नहीं याद हो पाएगा। उसी को लोअर पेगू कहते, पेगू रीजन कहते थे। वो लोअर पेगू रीजन पे कंट्रोल किया गया था। बर्मिस वॉर दो चरण में हुआ। पहले 1824 में हुआ है, जब ये फेल हो गया, फिर डलहौजी के टाइम पीरियड में इसको कंट्रोल किया गया। जांगबू की जो ट्रीटी हुई है 1824 में हुई है, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए थे। ठीक है, और आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं, जिस एज में है आप लोग की मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए। सच्चाई बता रहा हूं, मेमोरी आपकी शार्प होनी चाहिए, मुझसे भी ज्यादा। मेरी तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करिए, रिवाइज करिए, जितना कर पाए रिवाइज। आगे, अगला रिवॉल्ट, घोड़ रिवॉल्ट। घोड़ रिवॉल्ट, ईयर लिखिए 1846। 1846। घोड़ रिवॉल्ट हुआ कहां पे? उड़ीसा। उड़ीसा। जैसे अब उड़ीसा नहीं हो गया, अब उड़ीसा हो गया। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? कोई अमेंडमेंट एक्ट दिया नहीं? कौन सा? उड़ीसा जो था अब वो उड़ीसा हो गया है। कौन सा अमेंडमेंट है? 90। चलो लिखो, खोड़ रिवॉल्ट 1846 उड़ीसा। लीडर कौन है? चक्र बिसाई। चक्र, हाँ। चक्र बिसोई है, बिसोई। चक्र बिसोई। बेसिकली ओराव ट्राइब्स थी, ओराव। ओराव ट्राइब्स थी जिन्होंने रिवॉल्ट किया था। ओराव ट्राइब्स। हाँ, मुड़िया। मुड़िया कब? अच्छा, मुड़िया रिवॉल्ट कब हुआ है? ये नर्मली के लिए हुआ है, एक मुड़िया रिवॉल्ट भी है। बताओ भैया, इन्होंने एक नाम ले लिया, मुड़िया रिवॉल्ट। किसके टाइम पीरियड में हुआ है? मुड़िया रिवॉल्ट। औरंगजेब के टाइम पीरियड में हुआ था। ये सतनामी लोग थे जो अपने बालों को मोड़ के रखते थे, तो उनको मुड़िया कहा जाता था। औरंगजेब के टाइम पीरियड का ये रिवॉल्ट था। चलिए, ओराव, आगे आ जाइए। उड़ीसा, उड़ीसा बता दो। रामोसी। रामोसी रिवॉल्ट। बहुत सारे, अभी बहुत कम लिखवा रहा हूं, रिवॉल्ट भी कम से कम 20-30 है। अभी मैं केवल इंपॉर्टेंट, रामोसी। रामोसी रिवॉल्ट। हाँ, रामोजी नहीं। ये रामोजी कौन है? अरे, रामोजी सिटी तो हमें पता है, रामोजी थे कौन, ये बताइए। बताओ भाई, रामोजी कौन है? ऑप्शनल रहता है। चलो, रामोसी रिवॉल्ट।
लिखो लिखो, रामोसी रिवॉल्ट। रीजन क्या है? वेस्टर्न घाट। रीजन क्या है? वेस्टर्न घाट। ये भी 3 स्टेज पे हुआ है। पहला स्टेज लिखिए 1822, 1822, दूसरा 1825 और तीसरा लिख लीजिए 1839 टू 41। ये स्टेजेस का मतलब ये है, कभी कभी रिवॉर्ड की सीरीज अरेंज करने के लिए आती है, कभी कभी क्या लगभग लगभग आती है। तो आप स्टेजेस में ये अगर कभी आ जाए तो तीनों स्टेज अपने ध्यान में रखिएगा हमेशा, क्योंकि अगर मान लीजिए 42 वाला, अगर एग्जामिनर 42 वाला मान के चल रहा है तो आपका सीरीज गलत हो जाएगा ना। इसीलिए तीनों सीरीज आप मान के चलिए, तीनों याद करिए। लीडर कौन सा लिख लीजिए इसका, कौन है? चित्तर सिंह। चित्तर सिंह। चित्तर सिंह। अगला ताना भगत। ताना भगत रिवॉल्ट। ईयर 1914 टू 1920। 1920, 1914 to 1920. This was a social reform movement. Social reform movement. लीडर कौन है लिखिए, जतरा भगत। जतरा भगत, बलराम भगत। बलराम भगत। बेसिकली भगत एक सेक्ट, छोटा संप्रदाय था, वो लोग ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें एलिमेंट ऑफ संस्कृताइजेशन दिखता है। सोशियोलॉजी वाला कौन है, बताओ क्या है? संस्कृतिकरण। संस्कृताइजेशन क्या है, पहले लिख लीजिए। द एलिमेंट ऑफ संस्कृताइजेशन वॉज प्रेजेंट इन दिस मूवमेंट। द एलिमेंट ऑफ, लिख लो पहले, उसके बाद ये बताएंगे। द एलिमेंट ऑफ संस्कृताइजेशन संस्कृताइजेशन इज प्रेजेंट इन दिस मूवमेंट। हो गया? अब बताओ भाई ये क्या है? उससे क्या होगा? वो एक हुआ, हाँ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, इंपैक्ट क्या पड़ा? हाँ, संस्कृताइजेशन। अच्छा, किसने कॉन्सेप्ट दिया था? एम एन श्रीनिवासन ने। लिख लो, ये प्रीलिम्स से पूछ सकता है। एम एन श्रीनिवासन, मतलब ये एम एन श्रीनिवासन है, ये मॉडर्न सोशल थिंकर है। उस जमाने से मत सोचिएगा, ये वर्ड संस्कृताइजेशन उन्होंने दिया था। संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है, इतना पॉइंट इनका सही था, जब एक लोअर कास्ट या लोअर क्लास जो होती है, अपने से ऊपर कास्ट या अपने से ऊपर क्लास के प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है, लेकिन वो इक्वालिटी के लिए नहीं है। बेसिकली वो इसलिए फॉलो करते हैं कि जो हायरार्की है, उस हायरार्की में वो लोग ऊपर आ जाए, वो लोग ऊपर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज के टाइम में कोई भी लोअर कास्ट है, तो वो उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगी जो हायर कास्ट प्रैक्टिस करते हैं। सपोज कर लीजिए ईटिंग नॉनवेज,
ठीक। जो हायर कास्ट है वो नहीं खाती है, मतलब ब्राह्मण्स खाते तो 90% है, लेकिन मान लेते नहीं खाती है। अरे दिल से मत कीजिए, 10% छोड़ा गया है, मान लीजिए नहीं खाते हैं लोग। अब जो लोअर कास्ट वाले होंगे इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे, क्यों? क्योंकि उनका जो हायरार्की में वो लोग भी उनके ऊपर या उनके बराबर आ जाए। ऊपर कास्ट वाले नहीं मानेंगे ये हमारे बराबर है, अपने में रिफॉर्म ला रहे हैं, जो भी इविल प्रैक्टिसेस इनके कल्चर में है उनको छोड़ेंगे। जैसे एजुकेशन पे ध्यान देंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे, मैरिजेस में जो भी कमियां हैं, मान लीजिए चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, वो छोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर कास्ट के लोग हैं वो लोग इन चीजों को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनको ये फॉलो कर रहे हैं क्योंकि जो हायरार्की में उनका अपलिफ्टमेंट हो जाए, यही संस्कृताइजेशन, बेसिकली सोशल रिफॉर्म है ये। तो इसमें जो ये मूवमेंट चला था, उस मूवमेंट में आपको संस्कृताइजेशन के एलिमेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, जो अपनी इविल प्रैक्टिसेस से अपनी सोसाइटी को उसको छोड़ा, और जो सोसाइटी के जो ऊपर स्ट्रेटा के लोग थे उनके प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये एलिमेंट ऑफ संस्कृताइजेशन इसमें देखने को मिलता है। ठीक, आजकल जीएस में इस टाइप के खूब कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन वाज गिवन बाय, ये खूब इस्तेमाल होता है। मेंस भी आप लिखेंगे तो संस्कृताइजेशन जो सोसाइटी का पेपर नंबर 1 है, मतलब जीएस का पेपर नंबर 1 है, उसमें ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कास्ट सिस्टम वहां का एक पॉइंट है। तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कास्ट सिस्टम, क्या है? आपको क्या लग रहा है, कास्ट सिस्टम इस समय स्ट्रांग हो रहा है कि वीक हो रहा है? अगर वीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मतलब और कुछ अगर और आर्गुमेंट हो तो रीजंस के साथ हो। वीक हो रहा है, क्यों हो रहा है? अच्छा, हाँ, और कोई? एजुकेशन, रिलीजियस यूनिटी, जैसे इसको, चलिए ठीक। और पहले ये बताओ, जैसे इन्होंने का सही था, इन्होंने का वीक हो रहा है, इन्होंने अपना आर्गुमेंट दिया। आप लोग किसी को आर्गुमेंट और एग्जाम्पल के साथ बताइए वीक हो रहा है तो। आपने तो यार कैसे बता दिया आता है, कोई एग्जाम्पल दीजिए आपको लगा हो वीक हुआ है। एग्जाम्पल बताओ ना कि कास्ट सिस्टम आपको लग रहा है वीक हुआ है। जैसे इन्होंने एक पॉइंट बताया, एजुकेशन सिस्टम बढ़ रही है, इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए एक पॉइंट है ये, क्योंकि अभी तक कास्ट सिस्टम का जो बेसिक फीचर ये है कि एक कास्ट जो होती है वो सब समझ लो अपनी ही क्लास में बंधी हुई है, बाहर नहीं जाएगी। अब जहां वो माइग्रेट करके बाहर जाने लगे तो मतलब कास्ट का जो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, क्योंकि कास्ट सिस्टम इज बेसिकली बेस्ड ऑन प्योरिटी ऑफ ब्लड, प्योरिटी ऑफ ब्लड। इसीलिए अगर आप देखें कास्ट सिस्टम और इंटर कास्ट मैरिजेस जो हो रही हैं, ये शो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। आज से 15 साल पहले एक्सेप्टेंस नहीं था, लेकिन अब एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आप पंचायत भी हैं, आप पंचायत भी हैं, है ना, है ना। इसके साथ साथ पॉलिटिक्स में कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, आपको मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा, वैश्य महासभा, XYZ महासभा, सारी महासभाएं हैं, सारी महासभाएं हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, आपको अगर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है इंटरकास्ट मैरिजेस की वजह से या ड्यू टू अर्बनाइजेशन,
क्यों? जब एक व्यक्ति गांव से शहर में आता है तो उसके लिए कास्ट जो है वो मुद्दा साइड में हो जाता है, उसके लिए लाइवलीहुड मुद्दा पहले है। तो एक व्यक्ति वो किसी भी कास्ट का होगा लेकिन एक कमरे में आराम से रह सकता है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है मेरा पार्टनर किसी भी कास्ट का हो, मुझे लेना देना नहीं है, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि शहर में आने के बाद आपकी आइडेंटिटी है वो जीरो हो जाती है। आइडेंटिटी आपकी बस आपके गांव से जुड़ी हुई, आप बाबू साहब हैं कि आप एक्सवाइजेड हैं, लेकिन जहां आप शहर में आए आपकी आइडेंटिटी जीरो। इसीलिए अर्बनाइजेशन ने भी कास्ट सिस्टम को वीक करने का काम किया है। बट एट द सेम टाइम जो ये वाली चीजें पॉलिटिकल ग्रुप जो है ये भी कास्ट सिस्टम बनी हुई है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है अभी भी वही मैंने एक दिन बता नहीं रहा था, विमेंस के साथ वो डायलेमा रहता है। विमेंस के साथ कुछ भी हो शादी लेकिन फाइनली कास्ट ही में करनी है। देखिए ना विमेंस फंसी हुई आज भी, वो सारे मूवमेंट की पार्ट है, फेमिनिज्म या एक्सवाइजेड खूब है, लेकिन जहां शादी की बात आती है 99% ऐसा होता है। अब कोई अगर 1% वाला हो तो उसमें मतलब वो मत सोचना, 99% ऐसा होता है वो कास्ट को अपने सामने रख देंगी, और लड़के तो फायदा उठा लेते हैं। सब तो ठीक है लेकिन कास्ट मैच नहीं कर रही है। मतलब जिस समय कोई आपके रिलेशन में उस समय कास्ट मैच कर रही थी, शादी के समय कास्ट मैच नहीं कर रही है। अभी भी एक पॉइंट है और इंडियन सोसाइटी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है, इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। वीक तो हो रहा है लेकिन कहीं खत्म हो जाएगा इन नियर फ्यूचर, बड़ा मुश्किल है। कितनी भी एजुकेशन सिस्टम बढ़ा लीजिए लेकिन मामला यहीं आके रुक जाता है। ठीक है चलिए, सेंसिटाइजेशन याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। अगला पॉइंट, तो सभी तो कहते हैं अर्ली वैदिक सोसाइटी बड़ी फ्लेक्सिबल थी, रिजिडिटी तो बाद में आई ना। आप वर्ण क्या होता है, कोई भी वर्ण किसी दूसरे वर्ण के भी जो काम थे उसको अडॉप्ट कर सकता है। तभी तो मैंने कहा विद द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, रिजिडिटी आ रही है। और जब कास्ट सिस्टम शुरू हुआ, कास्ट और वर्णा में क्या डिफरेंस है? अरे बाद में चलो पर टॉपिक खत्म कर ले, टॉपिक 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 बाद में तुम्हें बता दूंगा। हाँ, शेयरिंग ऑफ, हाँ हाँ, मैंने क्या बोला, जैसे आप अर्बन गांव में आप उस चीज को अवॉइड करते हो, शहर में जैसे आता आपका आइडेंटिटी खत्म। जब मैंने कहा हम एक रूम में रह रहे हैं, उस रूम में हम हर चीज शेयर करते हैं, गांव में आप अवॉइड करते हो उस चीज को। अगला पॉइंट, अब रुक जाइए टॉपिक रह जाएगा, बात बाहर बात कर लेंगे आगे। अगला पॉइंट लिखिए, रंपा, रंपा रिवॉल्ट, रंपा, रंपा रिवॉल्ट, लिख लो ईयर, आंध्र प्रदेश रीजन है, आंध्र प्रदेश 1922, 1922। लीडर कौन है? लिखो, अल्लरू सीताराम राजू, अल्लरू सीताराम राजू। अरे ट्रिपल आर वाले, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लरू सीताराम राजू, ठीक है। अब वो आरआर की स्टोरी नहीं करेंगे तो इतना ही रहने दीजिए। हाँ, अब आगे वो सब फिक्शन थी। हाँ आगे आइए, अब हमें क्या लिखना है लिखिए, अगले हेडिंग डाल लीजिए,
पीपल्स मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट। अच्छा पहले की पीजेंट मूवमेंट पहले हट डालिए, पीजेंट मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट्स, किसान आंदोलन। उसके बाद पीपल्स मूवमेंट करेंगे जहां पर सिटीजन्स, कॉमन लोग और ट्राइबल्स दोनों लोगों ने मिलकर रिवॉल्ट किया था इसके बाद। लेकिन अभी आज एक पीजेंट मूवमेंट्स पे रीजन क्या है बताने की जरूरत है। वही बार बार एक्सप्लॉयटेशन, क्यों एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैंड सेटलमेंट एक्ट, बिकॉज ऑफ हायर रेवेन्यू, बिकॉज ऑफ मनी लैंडर, बिकॉज ऑफ जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। एक एक करके लिख लो जल्दी जल्दी रीजन। Peasants were evicted from their land because of land settlement acts. Evicted. Revenue paid, अगला, revenue paid by peasants were very high. Revenue paid by peasants was very high. Atrocities of money lenders. Atrocities of money lenders. अत्याचार, जितने महाजन मर गए। Atrocities of money lenders. अगला पॉइंट लिख लीजिए, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, commercialization of agriculture which resulted into famine, commercialization of agriculture which resulted into famines, famine। ठीक, अब जल्दी जल्दी हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट से देख लेते हैं। पहला इंडिगो मूवमेंट, नील आंदोलन। कोशिश करिएगा ये चार्ट के जैसे बना लीजिए, याद करने में आसानी रहेगी। एक तरफ मूवमेंट लिख लीजिए, एक तरफ इंपॉर्टेंट लीडर्स लिख लीजिए, एक उसमें बना के ब्रैकेट, और एक तरफ इंपॉर्टेंट जो हुए हैं वहां पे इंसिडेंट्स, इवेंट्स, वो बना लीजिए। एक तरफ मूवमेंट, ईयर, लीडर और क्या क्या मूवमेंट में हुआ था। कुछ होगा तो इंपॉर्टेंट बता दूंगा, नहीं होगा तो नाम से चल जाएगा। पहला इंडिगो मूवमेंट, ईयर कब है? 1859। 1859। अब नील आंदोलन क्यों हुआ है? इंडिगो कल्टीवेशन। लिखिए, peasants were pressurized for the cultivation of indigo by British traders या British merchants। जब मैंने बताया था ना कि 1853 के बाद जब फाइनेंशियल इंपेरियलिज्म आता है, अब उन्होंने क्या किया, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। अभी तक वो पहले नॉर्मल ट्रेड कर रहे थे, बाद में अपने हमारे मार्केट में अपने सामान बेचने लगे, और थर्ड स्टेज जब आता है तब यहां पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ रेलवे, इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ प्लांटेशन क्रॉपिंग। इसी में इंडिगो आ रहा है, इसी में ओपियम आ रहा है, इसी में टी आ रहा है। अब बागान लगवाने शुरू किए। सबसे बड़ी बात यह है कि बागान कौन लगा रहा है? आपको प्रेशराइज करके फोर्सफुली आपसे ये काम करवाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात इसके साथ जुड़ी हुई ये थी कि बॉन्डेज लेबर को बढ़ावा दे रहे हैं। बॉन्डेज लेबर भी क्यों? बेसिकली जो नील या टी की जो पत्तियां होती हैं उनमें देखिएगा कौन काम करता है ज्यादातर? लेडीज या बच्चे। माना यह जाता है कि जो प्लकिंग होती है लीव्स की, उसके लिए हाथ नाजुक होने चाहिए। आदमी तो हथौड़ा है, तो इसीलिए उन लोगों को ही लगाया जाता था काम पे। और कैसे? बॉन्डेज लेबर बना के, बंधुआ मजदूर दूर दूर से ट्राइबल एरिया से लाया जाता था और यहां पे इनको आके बैठाया जाता था, उनसे काम कराया जाता था।
बंधुआ मजदूरी में लगभग लगभग फ्री में। इस वजह से इंडिगो रिवॉल्ट होता है 1859 में। एक तो काम करवा रहे हो, ऊपर से पैसे भी नहीं दे रहे हो, और प्रेशराइज करके हमें इंडिगो फार्मिंग करवा रहे हो। फैक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक तो ईयर क्या, कौन सा ईयर था कि जैसे रिवॉल्ट खत्म होता है 1857 का, उसके नेक्स्ट ईयर ही ये पीजेंट रिवॉल्ट शुरू होता है। इंपॉर्टेंट क्या क्या लिख लीजिए इसमें। दिस रिवॉल्ट gained the attention of Indian newspaper. Gained the attention of Indian newspaper. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी उस टाइम पीरियड में। अब धीरे धीरे जो पीजेंट मूवमेंट भी थे, उनको न्यूज़पेपर अपने आर्टिकल में छापने लगे थे। गेन द अटेंशन ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या नाम था, महात्मा गांधी पैदा प्रभु कब हुए हैं, क्लियर सा है। लिखिए, हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी ऑफ हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर। हरिश्चंद्र मुखर्जी मुखर्जी ऑफ हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर। ये सब इंग्लिश में चल रहा है, हिंदू पैट्रियट। पहला, अच्छा कुछ बताओ फिर, पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, न्यूज वर्नाकुलर लैंग्वेज में। पहला न्यूज़पेपर पब्लिश इन हिंदी वॉज उद्दंड मार्ग। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय इंडियन इन इंग्लिश लैंग्वेज वॉज, कौन बोला, हाँ, बाय इंडियन, बंगाल गजट तो ठीक है, बाय एन इंडियन। केसरी प्रभु बहुत बाद में है। कल न्यूज़पेपर ही पढ़ेंगे, कल हो जाएगा क्लियर। बंगाल गजट ही है, एक व्यक्ति है, उनका नाम है गंगाधर भट्टाचार्य, उनकी, ही वॉज एन इंडियन। चलो, हम किसके थे, इंडिगो, हाँ, हिंदू पैट्रियट ऑफ हरिचंद मुखर्जी। अगला पॉइंट, दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र, अगला पॉइंट, दीन बंधु मित्र इन हिज बुक नील दर्पण, हाँ इसी का अगला पॉइंट, इन हिज बुक नील दर्पण, बुक क्या, एक ड्रामा था ये, इन हिज बुक नील दर्पण, नाम सुना होगा। जो पूरा ये बुक थी दीन बंधु मित्र की, नील दर्पण, वो इसी इंडिगो रिवॉल्ट पर ही बेस्ड थी, इसी इंडिगो रिवॉल्ट पे ही बेस्ड थी। नील दर्पण बुक का नाम, ऑथर का नाम, और किस पर बेस्ड थी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और जो अगला इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए, और इंडिगो कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड, एंड इंडिगो कमीशन was established in 1860, in 1860 under the presidentship of Seton Carr. Seton Carr 1860 में, in which indigo peasants were provided relaxation. इंपॉर्टेंट है नील कमीशन, सीटोन कार 1860।
in which peasants were provided relaxation. Cultivation of indigo means they will not be forced to cultivate indigo, but तभी भी केवल ऑन पेपर ही था, क्योंकि उसके बाद फिर से चंपारण हुआ है, ठीक है, बस लेकिन ऑन पेपर ये था कि दे विल नॉट बी फोर्स्ड टू प्रोड्यूस इंडिगो. अगला पॉइंट, अब तो अगला रिवॉल्ट देखो, पाबना मूवमेंट. पाबना इंडिगो जो है बंगाल में हुआ है, इंडिगो. पाबना ये भी बंगाल में. पाबना बंगाल, ईयर 1872. 1872. इसमें ऐसा कोई खास लीडर नहीं था, बेसिकली वही है. इसमें लीडर आएगा पाबना में, इसमें आएगा लीडर. आगे पाबना 1872 टू 1875. अरे हाँ लीडर है विष्णु विश्वास. इंडिगो वाले में लिखेगा विष्णु विश्वास, लिखो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास लीडर है इसके. विष्णु विश्वास एंड दिगंबर विश्वास तो लीडर है इंडिगो वाले में. पावना में ईशान चंद्र राय है. इंडिगो वाले में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास. पावना 1872 टू 1875. बहुत मन करे लिखने का तो यूसुफजई तालुका था बंगाल में, वहां पे हुआ था. यूसुफजई तालुका जगह का. यूसुफजई कौन है? यूसुफजई कुछ खाना फेमस कौन है? यूसुफजई अभी अभी रुक जाएगी, लीडर पे रुक जाएगी. पावना रिवॉल्ट 1872 टू 1875 कहां हुआ था? अगर बंगाल में स्पेसिफिकली पूछा जाए तो यूसुफजई तालुका. अगला पॉइंट लिखो. रिवॉल्ट बेसिकली हुआ क्यों था? जमींदार जो थे वो टैक्स बहुत ज्यादा इंपोज कर रहे थे. और जो दूसरी इंपॉर्टेंट लिखो पहले, जमींदार, एट्रोसिटीज ऑफ जमींदार. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या आता है कि 1859 का एक एक्ट आता है. 1859 का एक्ट 10 लिखो. थ्रू द एक्ट ऑफ 1859 through the act of 1859 clause 10 tenants were given the occupancy right on land. Occupancy right on land. और कौन से पीजेंट? जिन पीजेंट्स का उस लैंड पर 12 साल तक कंट्रोल था, उनको उस लैंड का टाइटलशिप दे दी जा रही थी. जिस पीजेंट का लैंड पर कंट्रोल है लगभग 12 साल तक, उसको उस लैंड की टाइटलशिप दे दी जा रही थी. लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जिस वजह से पावना में रिवॉल्ट हुआ था. रीजन समझ गया है? एट्रोसिटीज ऑफ जमींदार. और दूसरा जो 1859 का एक्ट था क्लॉज 10, उसके तहत पीजेंट्स को टाइटलशिप कह लीजिए लैंड की दे दी जा रही थी. 1859 उन पीजेंट्स को जिनका लैंड पर 12 साल तक कंट्रोल था. बट ये जो एक्ट है ये प्रैक्टिस में नहीं आ पाया, जिसकी वजह से 1872 में रिवॉल्ट होता है.
जमींदार का नाम मैंने इसलिए लिया कि जो रिवॉल्ट होता है वो बेसिकली इट वाज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट जमींदार, क्योंकि इसी पावना रिवॉल्ट में जो पीजेंट्स हैं वो उन्होंने कहा है वी आर द सब्जेक्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया, हम क्वीन विक्टोरिया की प्रजा हैं, इस रिवॉल्ट में कहा गया था वी आर द सब्जेक्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया। देखिए सबसे बड़ा क्या समझ में आ रहा है, हमें अभी तक 1872 तक हमें ये नहीं पता था कि हम बेसिकली हमको हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर कौन रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर कौन रहा हमें यही नहीं पता। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट वाला एरिया था, जमींदार उनको लग रहा था ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इसीलिए वहां के जो पीजेंट्स है वो क्या कहते हैं, मेन जो एनिमी हमारे जमींदार है, और कहते हैं क्या वी आर द सब्जेक्ट, वी आर द सिटीजन्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया। मतलब अभी तक क्लियर ही नहीं है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो कर कौन रहा है। 72 तक हम आ गए, इसके बाद सबसे बड़ी बात ही बताना कि भैया जमींदार तो केवल एक मोहरे हैं, मेन जो इक्का है वो कहीं और बैठा हुआ है, बादशाह कहीं और बैठा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट, लीडर्स कौन है लिख लीजिए, ईशान चंद्र राय, और केशव चंद्र राय, ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय, केशव चंद्र राय और ईशान चंद्र राय, पावना रिवॉल्ट। ठीक, अगला डेक्कन रॉय, रॉयट्स, डेक्कन रॉयट्स, उसमें क्यों ऐड कर लीजिएगा बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, पावना वाले में, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। देखो तीन टेनेंसी एक्ट पूछा गया है अभी तक, बंगाल टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट और अवध टेनेंसी एक्ट। पंजाब वाला 1900 में आया है, अवध वाला 20s में आया है, सन 1926 में शायद आ रही है, आगे बता दूंगा। ये तीन टेनेंसी एक्ट याद रखिएगा जिस पर पीजेंट्स को उनकी लैंड पर टाइटलशिप दे दी गई थी कि अगर जो खेती कर रहा है उसी के पास उसकी लैंड का टाइटलशिप होना चाहिए, ना कि 12। आज भी है ये कि जो भी भूमि अगर कब्जा भी कोई कर रहा है तो अगर 20 साल तक किसी ने किसी भूमि पर कब्जा कर लिया तो अकॉर्डिंग टू जियो वो भूमि उसी की मान ली जाती है, जबरदस्ती या जैसे भी 20 साल तक कर सकते हो आप, और 20 साल तक कोई जमीन कब्जे में रख लो तो जमीन उसकी। तो आप उसके बाद डेक्कन रॉयट्स आगे आ जाइए, ईयर्स 1875, 1875 स्टेट महाराष्ट्र। ये रॉयट हुए क्यों थे, ये रीजन जो था ये रैयतवाड़ी क्षेत्रों का रीजन था, रैयतवाड़ी, पावना परमानेंट सेटलमेंट था और ये रैयतवाड़ी क्षेत्र है डेक्कन वाला। अब रैयतवाड़ी सिस्टम का सब क्या है, 1875 रैयतवाड़ी सिस्टम का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, टैक्स जो था या रेवेन्यू जो था वो बहुत ज्यादा लिया जा रहा था, जिसकी वजह से राइट्स हुए थे, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रेवेन्यू इन रैयतवाड़ी रीजन्स, excessive revenues in रैयतवाड़ी रीजन। और इसी डेक्कन रॉय से जुड़ा हुआ है फड़के मूवमेंट, इसी में लिख लीजिएगा फड़के मूवमेंट, फड़के, फड़के मूवमेंट लिख लो इसमें, फड़के मतलब बलवंत राव लिखो। दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय वासुदेव बलवंत फड़के,
वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, डेक्कन रॉयट्स में ही फड़के मूवमेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, वासुदेव बलवंत फड़के ने पहली बार हिंदू स्टेट को स्टैब्लिश करने की बात कही थी। स्लोगन क्या दिया, टू स्टैब्लिश अ हिंदू स्टेट। द स्लोगन ऑफ दिस मूवमेंट वॉज द स्लोगन ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू स्टैब्लिश हिंदू स्टेट। अगला, बिजौलिया मूवमेंट। बिजौलिया, बिजौलिया कहां पे है, मेवाड़ में। बिजौलिया जो क्षेत्र है कहां पे है, मेवाड़ में। ईयर लिख लीजिए 1913। 1913। लीडर कौन है, लिखो विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, और इसी का नाम है भूप सिंह भी। भूप सिंह, विजय सिंह पथिक। इसी का नाम है भूप सिंह भी। भूप सिंह। क्या कि जब ये मूवमेंट शुरू होता है तो ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ये भूप सिंह। इनको बिजौलिया वाले क्षेत्र में भेजा गया, जितने भी उस समय के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, कि जाइए और जो जो टैक्स से संबंधित इशू है उसको सॉल्व करिए। वहां पहुंचते हैं तो ये रिफॉर्म मूवमेंट में लग जाते हैं। उस क्षेत्रों की गवर्नमेंट इन्हें बैन करके इंप्रिजन कर देती है। 5-6 साल का इनको कैद रहता है, इनको छोड़ा जाता है और इनको कह दिया जाता है तड़ीपा टाइप का कि आप भैया इस रीजन में एंट्री नहीं करोगे। यही भूप सिंह ने बाद में अपना नाम विजय सिंह पथिक रखा और फिर से बिजौलिया रीजन में गए। इसीलिए वही विजय सिंह भी है, वही विजय सिंह पथिक भी है, और वही भूप सिंह भी है। बात समझ आई? पहले भूप सिंह ही थे, बाद में जब इनको इम्प्रिजन करके छोड़ रिलीज किया गया, उनपे लगा दिया गया था कि भैया वापस नहीं आओगे। लेकिन बाद में नाम चेंज करके फिर से आते हैं, इसीलिए नाम एक ही व्यक्ति है वो, विजय सिंह पथिक और भूप सिंह। अगला लिख लो। हुआ क्यों था, वो टैक्स के लिए हुआ था कि टैक्स, जहां पे भी टैक्स, लगभग लगभग 84 टाइप ऑफ टैक्स है इस रीजन में। 84 टाइप ऑफ टैक्स जिसके खिलाफ ये रिवॉल्ट हुआ था। इन दिस रीजन, लिख लो, चलो लिख लें, देयर वॉज 84 टाइप ऑफ टैक्सेस which were imposed by zamindar of Bizolia, which were imposed by zamindar of Bizolia, against which this movement took place, against which this movement took place। अब गांधी बाबा, चंपारण मूवमेंट लास्ट, चलिए चंपारण मूवमेंट, ईयर 1970। लीडर महात्मा गांधी। किसके अगेंस्ट हुआ था, प्रैक्टिस ऑफ तीन कठिया। इट वॉज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ तीन कठिया सिस्टम। और ये तीन कठिया क्या है, हाँ, तीन कठिया का मतलब यह है कि 3/20,
20 कट्ठा अगर होगा तो उसका तीसरा भाग जो है आपको इंडिगो कल्टीवेशन करना ही करना है। ये 3 कट्ठिया है, 3/20। ये कट्ठा है, ये यूनिट जो चल रहा है, इसी को 3 कट्ठिया बोला गया कि अगर 20 कट्ठा आपके पास लैंड है तो 3 कट्ठे पे आपको इंडिगो कल्टीवेशन करना ही करना है। 3 कट्ठिया पूछा गया है भैया, ये 3 कट्ठिया का मतलब क्या है? एक बार क्वेश्चन यहां तक पूछा गया है कि सीआर फॉर्मूले में सीआर कौन है? सी डॉट आर फॉर्मूले में सी आर कौन है? कौन है? चितरंजन दास। पूछा गया है और आप ही लोग नहीं बता पा रहे। बताओ भाई। सी आर फॉर्मूला, चलो ये तो छोड़ो, क्या है ये तो छोड़ो, फॉर्मूला क्या था छोड़ो। सीआर फॉर्मूले में सीआर कौन है, इतना ही बताओ। चितरंजन दास। अब सीरियसली ये क्वेश्चन पूछा गया है। चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। हाँ, तो बोला ना आपने, सॉरी। चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। तो सीआर फॉर्मूले में सीआर ये है। और जो चितरंजन दास, जो क्वेश्चन जब पूछा गया था कि चितरंजन दास जो ऑप्शन में था, ठीक है, तो कभी कभी फुल फॉर्म्स भी पता होना जरूरी है। सीआर फॉर्मूला क्या है? सीआर फॉर्मूला क्या है? जब पार्टीशन चल रहा था तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच किसी तरीके से सेटलमेंट हो जाए, इसलिए ये सीआर फॉर्मूला आया था 1944 में। ठीक है, तो इस टाइप के भी सिंपल क्वेश्चन बहुत है ये, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग गलत करके आते हैं। ठीक, तो चंपारण का टाइम पीरियड था। 3 कटिया भी पूछा गया और यूपीएससी में पूछा गया, पीसेस भी नहीं पूछा गया। यूपीएससी में पूछा गया था व्हाट वाज 3 कटिया। अब बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स थे, इन्होंने गलत किया था। ठीक, तो 3 कटिया मूवमेंट 1917 में। मूवमेंट कैसे हुआ था ये भी एक है, थोड़ा सुन लो, कल लिखवा दूंगा कि 1916 में लखनऊ कॉन्फ्रेंस हुआ। वहां पर कुछ लोग, ये भी पूछा गया है कि राज किसने गांधी जी को इनवाइट किया था इस मूवमेंट चलाने के लिए। तो राजकुमार शुक्ला पहुंचते हैं वहां पे, और गांधी का आने से पहले, इंडिया आने से पहले उनका बन चुका था रेपो। तो उनसे कहते हैं भैया चंपारण आके देखिए क्या स्थिति है। गांधी चंपारण पहुंचते हैं और वहां पे वकीलों की टीम इकट्ठा करते हैं, वकील्स की, लॉयर्स की, जो सर्वे करेंगे कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वहां पे वो परसिस्ट कर रही है कि नहीं। ऐसे तो नहीं है हमें फालतू में खड़ा कर देंगे सामने। तो जो टीम इकट्ठी उन्होंने की थी, टीम में कौन कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जीबी पंत, और चलो छोड़ो, अरे हम तो बोल देंगे। टीम पहले सुन लो, उसके बाद कहना मैं क्या चाह रहा था। जो टीम इकट्ठा किए थे, इसी को जूडिथ ब्राउन ने अपनी बुक इमर्जेंस ऑफ गांधी में सब कॉन्ट्रैक्टर्स बोला है। द रीजन वॉज कि इन्हीं की वजह से गांधी का इमरजेंस हुआ। चंपारण नहीं आता तो गांधी का इमरजेंस भी नहीं होता। इंपॉर्टेंस क्या है? दिस वॉज द फर्स्ट मूवमेंट वेयर सत्याग्रह वॉज यूज्ड या वॉज प्रैक्टिस्ड, इसी मूवमेंट में पहली बार। और इसी मूवमेंट के बाद मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने। किसने टाइटल दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, कल चंपारण, बारडोली और जो उसके बाद कुछ छोटे छोटे मूवमेंट्स और है, उसके बाद हम प्रेस पढ़ेंगे और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ेंगे। एटलीस्ट जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, कम से कम 6 से 7 क्लास लगेंगी। जल्दी जल्दी बात ही कर लेते हैं, ठीक है।
बरेली नहीं फैजाबाद। हाँ, बोलो बोलो। हुआ नहीं है। होता क्या है कि बहुत सारी बुक्स में ना हम लोग ने सारे लीडर्स का नाम मेंशन नहीं किया है।